अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो ये कि जब आप सवालात के लिए राब्ता करते हैं तो प्लीज़ डायरेक्ट नंबर पे कॉल मत कीजिए। हमारा व्हाट्सएप मौजूद है, उस पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजें। तो जब भी फिर टाइम होता है सेम डे ही आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन जब मैं इजी होता हूँ तो आप के जितने भी सवालात होते हैं उनके आंसर आपको भेज दिए जाते हैं। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। एक भाई ये पूछते हैं कि वो फाइलर बनना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने क्या तफसीलात एफबीआर के साथ शेयर करनी है, यानी जो गोशवारे जमा कराने हैं उसमें कौन सी तफसील देना ज़रूरी है। तो आप ये जहन में रखें कि आपने ए टू जी तमाम डिटेल्स शेयर करनी होती हैं एफबीआर के साथ। कौन सी डिटेल्स? कि आपके पास जो कुछ भी मौजूद है वो आपने एफबीआर को बताना है। मसलन आपके बैंक अकाउंट्स हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, आपने उनकी डिटेल्स शेयर करनी है। उसमें बैलेंस क्या है वो एफबीआर को बताना है। आपके अगर बाहर से कोई पैसे आ रहे हैं, रेमिटेंसीज आ रही हैं, तो आपने वो शेयर करनी है। इसी तरह आपके पास ज्वेलरी है, यानी आपकी मिसेस के पास कोई ज्वेलरी वगैरह मौजूद है तो वो आपने बतानी है। उसकी कोई रसीदात नहीं आपने देनी है, आपने ये बताना है कि मेरे पास इतने तोले ज्वेलरी है। आपने अगर कोई मवेशी वगैरह रखे हुए हैं, आपका कोई फार्म वगैरह है, डेयरी फार्म वगैरह, तो आपने वो डिटेल्स बतानी है कि मेरे पास कितनी तादाद में ये जानवर मौजूद हैं। इसी तरह एग्रीकल्चरल लैंड है, आपने उस लैंड का जिक्र करना है। वहाँ जो आप काश्तकारी वगैरह कर रहे हैं तो उसका भी आपने रेफरेंस दे देना है। इसी तरह आप की कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आपने उसका बताना है, उससे जो किराया आ रहा है आपने वो बताना है। आपके मकान है, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, प्लॉट्स हैं, वट वो तमाम डिटेल्स आपने शेयर करनी है। आप जो कारोबार करनी है उस कारोबार का बताना है। मंथली आपकी जो इनकम आ रही है वो कैलकुलेट करके आपकी जो पर एनम इनकम इनकम बनती है वो इनकम आपने शेयर करनी है। एक्सपेंसेस बतानी है कि मेरे कितने हैं। ये तमाम डिटेल्स ए टू जी आपके लिए शेयर करना लाजिम है। अब अगर आप नहीं बताते तो उसमें ये नहीं है कि वो आपको किसी तरह पकड़ लेंगे कि आपने ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी, लेकिन वो कंसीलमेंट में आएगा। और किसी भी स्टेज पे अगर ऑडिट हो जाता है, अब ऑडिट जो है वो हर एक का नहीं होता, वो रैंडमली सपोज 100 में से वो दो लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, उन दो लोगों का ऑडिट होता है। और उसमें अगर ये सामने आ जाए कि मैच नहीं कर रही हैं आपकी डिटेल्स, तो फिर आपको नोटिस आएगा और फिर आपने सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते तो आपको फाइन पे करना है। अब इसमें किस तरह से, यानी वो मैच नहीं होता। सपोज आपने उन्हें बताया कि मेरी इनकम है 1 लाख रुपया, और फिर आपने ये भी नहीं बताया कि मेरे पास कोई कैश है, बैंक में भी कोई रकम नहीं मौजूद, कोई ज्वेलरी भी नहीं है आपके पास, कोई और एसेट्स नहीं आपने बताए हुए हैं, सिर्फ आपने बताया कि मैं 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ। अब अगले साल जब आप रिटर्न्स जमा कराते हैं तो उसमें आप एक प्लॉट ऐड कर देते हैं कि मैंने इस साल 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया है। अब वो पूछ सकते हैं बिल्कुल आपसे कि जनाब आपकी तो इनकम ही नहीं थी, 1 लाख रुपया आपकी इनकम थी, 1 लाख रुपया और साल पूरा आप कमाए तो 12 लाख हो गया, आपने एक्सपेंसेस भी किए तो करोड़ रुपए का प्लॉट कैसे ले लिए? तो जाहिर है आपके पास फिर आंसर नहीं होगा। उसके बरक्स आपने रिटर्न्स जमा कराई हैं और आप उन्हें बता रहे हैं कि मेरे पास 50 लाख रुपया है, मेरे पास 20 तोले ज्वेलरी है, कोई मवेशी है, कोई मेरी प्रॉपर्टीज हैं, बैंक में बैलेंस मौजूद है, कैश इन हैंड है 50 लाख। तो उस सूरत में अगले साल आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली। अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके पास आंसर मौजूद है कि जनाब मेरे पास कैश भी थी, ज्वेलरी थी, मैंने ये देखें ज्वेलरी सेल की है, ये उसकी रसीदात हैं, मुझे उससे 40 लाख रुपया आए हैं, मैंने कुछ बैंक में थे, कुछ रेमिटेंसीज आई हैं बाहर से, तो ये मिला के मेरे पास 1 करोड़ रुपया ये बन गया, उससे मैंने ये खरीदारी की है। यानी बेसिकली आपने जितनी ट्रांजैक्शंस करनी है उसका आपके पास फिर प्रूफ होना चाहिए, ताकि अगर आपसे इंक्वायरी की जाती है तो आप दिखा सकें। इट डजंट मीन कि आपने कोई बर्गर खाया है तो आपने उसकी भी रसीद अपने पास रखनी है। आपकी जो मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी उनकी रसीदात, उनका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए, ताकि आप बवक्त ज़रूरत उनको सेटिस्फाई कर सकें।